तो हम कर रहे थे बी टू बी, हमने कर लिया था। बी टू बी क्या होता था ट्रांजैक्शन? बिजनेस टू बिजनेस होता है। हाँ, यस, बिजनेस टू बिजनेस। यस प्रियांश, क्लियर है ना? यस मैम। बिजनेस टू बिजनेस, जो कि बिजनेस और बिजनेस में, यानी कि होलसेलर रिटेलर में या मैन्युफैक्चरर होलसेलर में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम बिजनेस टू बिजनेस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बी टू सी। ये हमने कर लिया था या नहीं अभी? बी टू सी। डेल वाला कर लिया था। हाँ, आई थिंक ये कर लिया था हमने, है ना? यस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, एक सेकेंड। बी टू सी था हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, कि जैसे हम मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हैं या अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं। तो अमेजोन क्या है? एक बिजनेस है, और हम क्या है? कंज्यूमर है। नेक्स्ट आ गया हमारा बी टू जी। तो इसमें ना काफी सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है, बी टू जी, बी टू ई, और इंट्रा बी, बी टू बी, बी टू सी। तो जो जो हमारे इसमें चैप्टर में आती जाएंगी वो हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा बी टू जी। बी टू जी क्या होगा? जी फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, जी से क्या मतलब है हमारा? गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट। सो एक बिजनेस और गवर्नमेंट में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको हम बी टू जी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट आर कॉल्ड बी टू जी ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट। लाइक एग्जांपल्स, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जहां भी पैसे का एक्सचेंज हो रहा है ना, मॉनेटरी वैल्यू का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जहां भी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर सम कंसिडरेशन, है ना? मनी हम दे रहे हैं और हमें कोई चीज मिल रही है। तो वैसे ही बिजनेस और गवर्नमेंट में कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है? सॉरी, हम तो क्या करते हैं? हम चीजें खरीदते हैं, है ना? कुछ भी गुड्स लेते हैं हम। सपोज अमेजोन से हमने क्या किया? फोन मंगवाया, या हमने कोई क्लोथ्स मंगवाए या शूज मंगवाए, है ना? तो वो क्या हो गया? हम प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, वो हो गया हमारा बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, और बी टू जी में क्या आएगा कि बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में जब जो था, हाँ, समझ आ रहा है? यस। बी टू जी क्या हो गया? मतलब बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है? आप ये नहीं बोलोगे कि गवर्नमेंट कपड़े खरीद रही है या कुछ। गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस सपोज इशू कर रही है ना, किसी बिजनेस को, या जो बिजनेस है वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर रहा है। तो हम, अगर लाइसेंस लेना है तो हमारे और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजेक्शन होगी। सपोज मैं एक रजिस्टर्ड बिजनेस हूँ, ठीक है? तो मुझे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने हैं, या कुछ फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट से करवानी है। सपोज लाइसेंस लेना है ना? तो वो मेरे और बीच में, गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजेक्शन होगी। सपोज मैंने जो है गवर्नमेंट को पेमेंट करना है टैक्सीज का, तो वो भी क्या होगी? बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजेक्शन होगी। तो ये क्या कह रहे हैं? दिस मॉडल इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Example, the government plans to build a flyover. For this, government request for tenders from the various contractors online. Example, the government selling research services through universities, institutes of technology, and SMEs. SMEs क्या होती है? सुनिए कभी PSUs, SMEs? नो। स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज। जो छोटे बिजनेस होते हैं ना उसको एसएमईज बोला जाता है। स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस, छोटे और मीडियम साइज के जो बिजनेस होते हैं उन्हें एसएमईज बोला जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बीच में और जो एसएमईज है उनके बीच में कोई एक्सचेंज हो रहा है ना? कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट को अगर फ्लाईओवर बिल्ड करना है, ठीक है? सो दिल्ली में सपोज गवर्नमेंट को फ्लाईओवर बनाना है, मेट्रो बनानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? ऑनलाइन टेंडर निकालती है। टेंडर पता है क्या होता है? मैम वो एक तरह से ऑक्शन होती है। कोटेशन, है ना? कोटेशन बोलते हैं इसको।
कोटेशन बोल देते हो आपकी, जैसे ना मैंने ना कोई, सपोज मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने मेट्रो बनवानी है दिल्ली में, है ना, दिल्ली के किसी एरिया में, जैसे सेक्टर 25 में बनवानी है, रोहिणी में या पीतमपुरा में बनवानी है ना, या पूरी की पूरी हम मेट्रो की बात करें, तो मैं ना, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो मैं काम, ये जो बिल्डर्स है, लाइक जिसके पास रॉ मटेरियल है सारा, सीमेंट ब्रिक्स वगैरह, और जो टेक्नोलॉजी है जिसके पास, इंजीनियर्स वगैरह हैं, तो उनको मैं टेंडर जो है निकालती हूँ कि कौन जो है मेरे को मिनिमम जो कोटेशन है वो भेजेगा, कि हाँ हम इतने अमाउंट में आपको बना के दे देंगे, इतने करोड़ में, इतने मिलियंस में जो है हम ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देंगे। तो वो गवर्नमेंट ऑनलाइन निकालती है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट और बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, जैसे उन्होंने टेंडर निकाला और कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया ऑनलाइन ही, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया कि हम गवर्नमेंट और बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। अदरवाइज लाइसेंस लेना है, तो अगर हम एक बिजनेस पेमेंट करता है टैक्सेस की, तो वो वाली ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं B2G ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आ गया हमारा, तो इसको हम थोड़ा फास्टली देखते जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगेगा एक बार, अदरवाइज आप एक बार बुक देखना, कोई मिसिंग चीज होगी तो हम फिर कर लेंगे। B2E ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? बिजनेस और इम्प्लॉयज के बीच में ट्रांजेक्शन। तो एज एज हमने डिस्कस किया कि B2B ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, B2C हो सकती हैं, B2B, B2C, B2G, B2E, B2E, और बी इंट्रा बी ट्रांजैक्शन, ये भी अगर होगी तो देखेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगी कि इंट्रा बी क्या होती है। तो ऐसे काफी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे पास। तो ये है हमारा B2E ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस और एम्प्लॉयज के बीच में, है ना। तो ये ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉयज आर कॉल्ड B2E लिखना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने B2B लिख दिया है, ठीक है, B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉयज ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस और एम्प्लॉय में क्या ट्रांजेक्शन होती है? सपोज मैं कहीं काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे में और एम्प्लॉयर में, यानी कि बिजनेस में कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? सैलरी की। हाँ, सैलरी की कुछ पेमेंट्स करनी है तो एम्प्लॉय को, अदर देन सैलरी, है ना। सीकिंग एम्प्लॉयज सजेशंस ऑनलाइन, कि आप क्या चाहते हो चेंजेस बिजनेस में, क्या बोनस का एक्सपेक्ट करते हो, क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, तो ऑनलाइन ये सारी, ये हम बात कर रहे हैं अभी, वैसे तो ऑफलाइन भी होता है, बट ये ऑनलाइन का हम बात कर रहे हैं अभी, ई बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस और एम्प्लॉयज के बीच में सैलरी की ट्रांजेक्शन हो सकती है, जो कि ऑनलाइन उसको ट्रांसफर किया जाता है, पेमेंट उसके अकाउंट में, है ना। और सजेशंस भी मांग सकते हैं वो, कि ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे आप अपनी सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयज सैलरी पेमेंट्स, ऑपरेशंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर विच एप्लीकेशन एंड इंक्वायरीज कुड बी ऑनलाइन, कि जैसे मैंने किसी बिजनेस में अप्लाई करना है कि प्लीज मेरे को एम्प्लॉय रख लो, तो मेरे को वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरना पड़ेगा, कुछ अगर वो पेमेंट मांगते हैं तो वो मेरे को ऑनलाइन उनको देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी वगैरह। तो इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज ऑन बिजनेस प्रोसेस, की जो सॉरी, कि हमारे जो बिजनेस प्रोसेस चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन अगर हम एम्प्लॉयज को कुछ देना चाहते हैं। आगे सीकिंग एम्प्लॉयज सजेशंस ऑनलाइन, तो अगर हम एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि आपकी बिजनेस के लिए कुछ सजेशंस है, तो ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, तो इस पे आप डाल सकते हो। तो ये होता है कि बिजनेस और उसके एम्प्लॉयज के बीच में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसने इंट्रा बिजनेस आई थिंक नहीं दिया, तो इंट्रा बिजनेस होता है हमारा, एक होता है इंट्रा बिजनेस, वो मैं बताती हूँ अभी। इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? इंट्रा बी बोलते हो उसको, इंट्रा बी ट्रांजैक्शन। तो इंट्रा बिजनेस मतलब, इंट्रा का मतलब पता है, इंट्रा और इंटर, ये पता होना चाहिए। इंट्रा क्या होता है? इंट्रा कंपैरिजन सुना हो आपने, इंटर कंपैरिजन सुना हो, इंट्रा बिजनेस सुना हो, इंटर बिजनेस सुना हो,
ये सुना है कभी? मैम इंटर में शायद वो होता है जब बहुत ज्यादा कंपनीज के साथ डील करते हैं हम शायद। हाँ, मतलब बाहर वाली कंपनीज के साथ, है ना? हाँ, अगर हम किसी बाहर वाली कंपनी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं या उनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो होती है इंटर फर्म ट्रांजैक्शंस। इंटर फर्म, यहाँ लिख देते हैं, इंटर फर्म, इंटर फर्म ट्रांजैक्शंस। इंटर फर्म ट्रांजैक्शन मतलब बाहर किसी के साथ आप कर रहे हो। जब आप अपनी ही कंपनी के अंदर अंदर कुछ कर रहे हो, चाहे वो आप इंट अपने जो है रिजल्ट, जब अकाउंट्स में आप देखोगे नेक्स्ट 12th क्लास में आएगा आपको एक, एक तो मैंने बताया था आपको पार्टनरशिप आएगी, पूरी फुल फ्लेज अकाउंटिंग, एक कंपनी अकाउंटिंग आएगी, एक आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है, इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है। इंट्रा होता है कि जब आप कंपनी के अंदर ही कंपेयर कर रहे हो अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक एग्जांपल दे रही हूं मैं कि इंट्रा ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो हमने एग्जांपल लिया इंट्रा फर्म कंपैरिजन का, कि फर्म के अंदर अंदर ही, कंपनी के अंदर अंदर ही अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, सपोज 21 का जो रिजल्ट है वो कंपेयर कर रहे हैं हम 22 से, मतलब ईयर वाइज, है ना? इस साल का पिछले साल से, पिछले साल का उससे पिछले साल के, या 2-3 सालों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। बट है ये उसी बिजनेस का, ठीक है? सपोज मैं कोचिंग दे रही हूँ और मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख रही हूँ कि मेरा 2021 में मैंने कितना जो है बच्चों से फीस ली और कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, 22 में मेरा कितना हुआ, 23 में मेरा कितना हुआ। तो मैं अपने बिजनेस के अंदर अंदर ही ये कर रही हूँ, राइट? तो अगर मैं इसी को किसी और इंस्टीट्यूट से अगर कंपेयर करती हूँ, है ना, जैसे इंस्पिरेशंस वगैरह है ना, तो मैं अगर उनसे कंपेयर कर रही हूँ कि उस उनके पास इतने बच्चे हैं, मेरे पास इतने हैं, वो इतना अर्न कर रहे हैं, मैं इतना अर्न कर रही हूँ, वो होता है इंटर फर्म। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब फर्म के बाहर किसी दूसरी फर्म, किसी दूसरी कंपनी के साथ। तो इंट्रा बी हम पढ़ रहे थे। तो इंट्रा बी ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है ऑनलाइन? इंट्रा बी ट्रांजेक्शन जैसे हमने पढ़ा बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकती है। जैसे हम amazon से कुछ खरीद रहे हैं तो amazon क्या है? बिजनेस है, हम क्या है? कंज्यूमर है ना? तो ये मेन एक एक इम्पोर्टेंट मेरे को और अभी याद आई है, तो वो भी मैं लिख देती हूँ सो दैट स्किप ना हो जाए। एक होती है हमारी सी टू सी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सी टू सी भी। तो ये काफी सारी आती हैं ट्रांजैक्शन जो मेरे माइंड में है अभी, जो यहाँ नहीं लिखी हुई, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। इंट्रा भी होता है कि बिजनेस के अंदर 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 ही आप, सपोज मेरी एक ब्रांच जो है करोल बाग में है, ठीक है, एक ब्रांच मेरी गुड़गांव में है, और एक ब्रांच सपोज मेरी रोहिणी में है, ठीक है? मेरी 3 ब्रांचेज है मेरे बिजनेस की। तो अगर सपोज मेरे जो करोल बाग की मेरी जो ब्रांच है उसमें सामान पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, और मेरी मेरी जो गुड़गांव वाली ब्रांच है उसमें जो है गुड्स वो खत्म हो गए हैं, राइट? तो वहां पे चाहिए उनको, तो मैं वो ऑनलाइन, मेरे को ऑर्डर डाल के ऑनलाइन वहां पे मंगवा सकते हैं दूसरी ब्रांच में। तो ये होता है इंट्रा बी, फर्म के अंदर अंदर, बिजनेस के अंदर अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है? और एक मैंने लिखा था अभी सी टू सी। सी टू सी से क्या मतलब होगा? सी का मतलब है कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हाँ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वेरी गुड। अब मेरे को एक एग्जांपल दे दो तो बड़ा अच्छा हो जाए। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फ्लिपकार्ट हो गया। क्या कह रहे हो? फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट पे लोग जैसे बुक्स वगैरह सेल कर देते हैं अपनी। फ्लिपकार्ट नहीं, वो हम OLX पे करते हैं, है ना? ओह सॉरी। हाँ, फ्लिपकार्ट OLX पे जो सुना हुआ है प्रियांश, OLX? यस मैम। हाँ, तो OLX में हम क्या करते हैं, हमारा कुछ यूज्ड सामान है घर पे, है ना? जैसे ये मैं टेबल है, मैं जिस पे पढ़ा रही हूँ, है ना, ये मेरे को लग रहा है कि नहीं, मेरे को चेंज करना चाहिए, ये पुराना है, कौन लेगा इसको, है ना? तो मैं OLX पे डाल दूंगी। मेरे पास ये जैसे फोन पड़े हैं 2, है ना, तो इसको मैंने बेचना है कि मेरे पास 2 है, एक को बेच दूं मैं, है ना? तो मैं OLX पे डाल दूंगी। तो जो OLX पे खरीदेगा वो भी कोई बिजनेस नहीं खरीद रहा आगे से, हम जैसे ही लोग खरीद रहे हैं। वो कभी देखा है? कभी हमने एक बार ये, हमारे पास हमने ले लिया था वो कीबोर्ड, है ना, वो बजाने वाला पियानो होता है ना,
हम्म, तो वो बजाया नहीं किसी ने घर पे, तो वो 2-3 महीने पड़ा रहा, नया था बिल्कुल। तो हमने क्या किया, OLX पे डाल दिया। और एक कस्टमर, एक लड़का था जिसने हमें अप्रोच किया कि मुझे ये खरीदना है, तो रेट अगर आप इतना कम कर लोगे, तो हमने बोला ठीक है हम कर देते हैं, तो वो घर से आके ले गया। तो वो भी क्या था, वो कस्टमर था, हम भी कस्टमर ही हैं, कंज्यूमर है, मैं कोई बिजनेस थोड़ी हूँ, है ना, मैं बिजनेस नहीं कर रही पियानोज का या कीबोर्ड्स का। तो फिर भी मैंने बेचा, और जो सामने लेने आया वो भी क्या था, कंज्यूमर था। तो ये होती है C2C ट्रांजेक्शन, कस्टमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, ये क्लियर है, जितनी मेरे माइंड में थी मैंने सब बता दिया आपको, B2B, B2C, B2G, B2E, इंट्रा बी, C2C। बाकी कोई और आपको नया मिलता है तो मेरे को बताना आप, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। वो कहता है कि ई बिजनेस हम कर रहे हैं, ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है ना। पहले हमने सोचा था कभी कि कोविड जब आया कि पढ़ाई भी ऑनलाइन हो सकती है, ये हमें कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल ऑनलाइन लगेंगे, कॉलेज ऑनलाइन लगेंगे, है ना, नेट के हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। बट वो हुआ, है ना। तो ये वो कहता है कि क्या फायदे हैं ई बिजनेस के। द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर नॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैन बी seen to affect three major stakeholders: organizations, consumers and society। तो वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस हैं जो कर रहे हैं उनको क्या फायदा होगा, जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या फायदा है इन चीज का, और सोसाइटी को क्या फायदा है। तो ये बेनिफिट्स देख लेते हैं हम, क्या क्या जो मेन बेनिफिट्स हैं इसके वो देख लेंगे हम। तो ये कुछ खास नहीं है, एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब हमें वो दुकान डाल के बैठना नहीं है स्टिक होके वहां पे, कि कुर्सी डाल के अपना वो गल्ला डाल के बैठे रहना है, और कोई आएगा वेट करना है कि कब कोई चीज खरीदेगा, है ना, और कब वो हमें सुबह से लेके रात तक बैठना है। तो वो क्या होता है, वो सिस्टम जो ऑफलाइन वाला होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, राइट। तो इसमें क्या है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, किसको, बिजनेस को। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या मतलब है हमारा, बिजनेस, राइट। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है, बिजनेस से। तो मोर फ्लेक्सिबल है, एनहेंस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, बेटर एंड फास्टर डिसीजंस हम ले पाते हैं, ठीक है। किसी से हमने वो अगर ऑफलाइन है तो किसी से हमने कोई वो नहीं करना कि टाइम वेस्ट हो उसमें। तो प्रोडक्शन जो है हायर एफिशिएंसी से होता है, हायर एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंगेजमेंट रहता है, कॉस्ट जो है कम रहती है। क्यों कम रहती है, क्योंकि हमें कोई लैंड नहीं खरीदना बहुत बड़ा कि हम शोरूम डालेंगे, हम वो एम्प्लॉयज रखेंगे 10 जो चीजें दिखाएंगे, और हमारा जो एसीज के इतने एसीज लगेंगे शोरूम में उसका बिल आएगा, इतनी लाइट्स लगेंगी उसका बिल आएगा, कोई आएगा उसको चाय पानी पिलाना है, तो वो सारी कॉस्ट आपकी खत्म हो जाती है ऑनलाइन में, ठीक है, इसलिए कॉस्ट कम बैठती है। आगे कस्टमर को क्या बेनिफिट है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स है वो मिलते हैं, और जो हमारा ऑर्डर है वो जल्दी फुलफिल होता है, ठीक है। और हमें इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस मिलती है कि हम बाद में भी अगर हमें वो चीज पसंद नहीं आती तो हम उसको रिटर्न बेसिस वगैरह पे करके वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। वही आप ऑफलाइन ऑफलाइन लेने जाते हो तो कई बार वो सामने वाला वापस भी नहीं करता चीज आपकी, अगर आपको पसंद नहीं आती या दिक्कत निकलती है वो कहेगा हमने जो बेच दिया, अब वापस नहीं लेंगे। तो ये वही सारे लिखे हुए हैं कि कंज्यूमर को क्या फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर हमने पढ़ा, कंज्यूमर को क्या फायदा है, 24/7 एक्सेस मिलता है। जो नॉर्मल हमारी शॉप्स होती हैं वो कब से कब तक खुलती हैं, रात को 8 बजे तक खुल जाएंगी, 9 बजे तक खुल जाएंगी, है ना। उससे पहले पहले आपको सामान लाना पड़ेगा वहां से, नहीं तो वो बंद हो जाएंगी। बट ये क्या है कि आपको 24/7 का एक्सेस मिलता है। जो ऑनलाइन दुकानें हैं अमेजोन, आपको रात को 12 बजे 1 बजे भी ऑर्डर डालोगे, 2 बजे भी डालोगे, तो वो आपका डल जाएगा और सुबह तक चीज आपके घर आ जाती है। तो 24/7 का एक्सेस, ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है या मार्केट है, 24 आवर्स खुली रहती है, 7 डेज खुली रहती है, कोई छुट्टी नहीं है। जैसे हमारे दिल्ली में क्या होता है, मंडे जो है शॉप्स बंद होती हैं, है ना, मंडे मार्केट्स बंद होती हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बंद वाला, ये हमेशा खुली रहेंगी 365 डेज और 24 आवर्स, ये भी नहीं कि 8 घंटे खुलेंगी।
मोर चॉइसेस मिलती हैं कस्टमर को, ठीक है। अगर आप शॉप पे देखने जाओ तो आपको लिमिटेड वैरायटी मिलेगी, बट अगर आप amazon फ्लिपकार्ट वगैरह पे स्क्रॉल करना शुरू करोगे तो आपको हजारों वैरायटी, नंबर ऑफ चीजें मिलेगी जिससे आप चूज कर पाते हो, प्राइस कंपेयर भी कर पाते हो। आप एक दुकान पे बैठ गए ऑफलाइन जाके कि कपड़े लेने हैं, ठीक है। अपने अपने, ये नहीं मैं कह रही कि ये बहुत अच्छा है, ऑफलाइन से अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी प्रेफरेंस भी होती है, बट जो हम यहाँ पे हर एक चीज के जो मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, कुछ चीजें अच्छी भी मिलेंगी आपको, कुछ उसके जो है ड्रॉबैक्स भी मिलेंगी, है ना। कुछ चीजें उसकी गलत भी मिलेंगी कि हमारा जो अकाउंट कुछ हैक हो गया, हमारी जो ऑनलाइन पेमेंट थी वो इधर से उधर चली गई, या हमारा जो ऑर्डर था वो खराब आया। तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे कि हर एक चीज की होती है ना। एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं हमेशा, एक अच्छा एक बुरा। तो ये जो आपको एडवांटेजेस है वो बता रहे हैं कि प्राइस कंपेयर करने का भी मौका मिलता है आपको। अमेजोन पे अगर आप देखते हो ना एक चीज, आपको नीचे 10 ब्रांड्स और दिखा देते हैं कि ये भी है, अगर आपने ये लेना है, इसका प्राइस इतना है, इसका इतना है, इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो वो सिलेक्शन भी आप कर सकते हो। इम्प्रूव्ड डिलीवरी प्रोसेस, आज ऑर्डर किया कल आपके घर में, ठीक है। तो डिलीवरी प्रोसेस, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा और चीज भी आपके घर में आ गई चल के, आप चल के कहीं गए नहीं, चीज चल के आपके घर में आ गई, है ना। नेक्स्ट है एन एनवायरमेंट ऑफ कंपटीशन वेयर सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स कैन बी फाउंड। तो आप कूपन वगैरह सुना है, कूपन वगैरह लग जाता है और अमेजोन वगैरह पे, या डिस्काउंट्स वगैरह आपको अच्छे मिल जाते हैं। जैसे अभी दिवाली डिस्काउंट्स आएंगे, फोन्स वगैरह पे डिस्काउंट हैवी मिलेंगे आपको, कपड़ों पे मिलेंगे, है ना। वो आता है, देखते हो ना amazon फ्लिपकार्ट पे कि इतना डिस्काउंट होगा इस डेट से इस डेट में। तो आपको डिस्काउंटेड चीजें भी मिलती हैं अच्छे से, जो कि हमें लोकल मार्केट में या ऑफलाइन मार्केट में ऐसा सिस्टम नहीं भी मिलता कई बार, कि वो तो कहते हैं हमारा प्राइस ये फिक्स है जी, इतना ही लगेगा, ठीक है। आगे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं कि कनेक्ट्स पीपल, लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, फैसिलिटेट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज मिलता है। आगे है डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। तो एक बार देख लो इसको। जैसे कि हमने बोला कि एस्टेब्लिशमेंट मतलब ई कॉमर्स में क्या है, डिफिकल्ट है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, इजी है। सेटिंग अप कॉस्ट क्या है, इसमें लो है, इसमें हाई है। हाई क्यों है, क्योंकि वही हमने बोला कि रेंट पे कुछ शॉप लेनी पड़ेगी, या अपनी लैंड जो है वो परचेज करनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, वर्कर्स रखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आएंगे, फोन्स के बिल आएंगे, है ना, चाय पानी के खर्चे आएंगे, और भी काफी तरह की चीजें हो जाती हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस को हाई कॉस्ट जो बिजनेस है वो बनाती हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी लो है, इसकी हाई है। मतलब जो ऑपरेशन हमने करने हैं, सीधा एक वेबसाइट हमें बनानी है, ठीक है, एक वेबसाइट बनानी है, एक लैंडिंग पेज वगैरह बनाना है, और एक आपने जहाँ पे लोग पेमेंट कर पाए, वो दो तीन चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है, और आपका ऑटोमेट हो जाएगा बिजनेस। बट यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी हाई रहती है कि लड़के 10 रखेंगे, वो सामान दिखाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट पर्सनल टच। तो पर्सनल टच मतलब क्या, जो चीज हम लेना चाह रहे हैं उसको छू के देख पाते हैं ऑनलाइन में। यस प्रियांश। नहीं। नहीं मैम। हाँ नहीं, क्यों, चाहे वो फोन है चाहे वो क्लोथ्स है ना। तो हम उनको छू के नहीं देख पाते कि कपड़ा कैसा है या कैसा है। तो वो चांसेस यहाँ पे हमें नहीं मिलते, और यहाँ मिलते हैं ऑफलाइन में, तो दुकान में जाएंगे तो मिलेगा ना छूने को। आगे है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, नॉट पॉसिबल कि कपड़ा कहीं से फटा तो नहीं, या जूता कहीं से वो खराब तो नहीं, ये हमें वहां पे फिजिकल एग्जामिन नहीं कर सकते हम चीजों का। वो बस पिक्चर मिलती है जिससे आप देख पाते हो, और यहाँ पॉसिबल है कि आप चेक कर पाओ, है ना, खोल खोल के अच्छे से, ऑफलाइन में, ट्रेडिशनल बिजनेस में। नेक्स्ट है आपका टाइम डिले। टाइम डिले जो है वो लेस है, यहाँ पे हमें इमिडिएटली डिलीवरी मिल जाती है नेक्स्ट डे या एक दो दिन में। और यहाँ पे थोड़ा टाइम डिले जो है वो रहता है चीजों का। और बिजनेस एक्सपेंशन जो है यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी करनी पड़ेंगी अगर आपने और प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, लॉन्च करना है, या अपनी जगह और लेनी है, बिजनेस को बढ़ाना है। तो इंटरमीडियरी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है।
तो मतलब जो मैन्युफैक्चरर से पहले चीज जाएगी होलसेल वाले को, फिर जाएगी रिटेलर को, फिर जाएगी कस्टमर को, तो बीच में एजेंट्स वगैरह भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो सीधा हम एक क्लिक किया और अमेजोन पे ऑर्डर बुक कर दिया। यहाँ पे वो कोई भी बीच में जो मिडल मैन है वो नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे कुछ जो चीजें हैं उनके फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि लिमिटेशंस क्या है ई बिजनेस की। लो पर्सनल टच, कि हम छू के चीजों को नहीं देख पाते, है ना, कि फैब्रिक कैसा है कपड़े का, जूता जो है वो उठाने में लाइट है या हैवी है, ये चीज हम नहीं देख पाते। आगे इन ऑर्डर टेकिंग गिविंग इज एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। तो वो कहता है कि ऑर्डर देने में और डिलीवरी लेने में कई बार वो स्पीड जो है वो उसकी कम रहती है। नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस। वो कहता है कि हमें टेक्निकल बंदे भी चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, और वेबसाइट वगैरह बनवानी पड़ेगी, ये सारा सिस्टम हमें करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा थोड़ा हेक्टिक रहता है प्रोसेस। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज कंसर्न, कि किस पार्टी से आप जो है, किस ब्रांड से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, कौन है वो सामने आपके, है ना, कौन सा बिजनेस है ये नहीं पता चल पाता। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑब्जेक्ट एक्सेस लिमिटेशंस, कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज कई बार हमने देखने को मिल सकते हैं। तो नो स्कोप ऑफ चेकिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की, वही सेम चीजें वो बार बार बोल रहा है कि हम कपड़े की क्वालिटी कैसी है या चीज जो भी आप ले रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है। दिखने में वो तो ठीक लग रही है, बट क्या उसका वो पहनने में या यूज करने में कंफर्टेबल होगी या नहीं होगी। तो इसको एक बार पढ़ लेना आप। अच्छा ठीक है। रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट फॉर ई बिजनेस फ्रॉम सेलर्स एंगल। ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर हमें वो ना आपको जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना पड़ता है। आप कोई भी बिजनेस ऑनलाइन खोलना चाहते हो तो ऐसे नहीं होगा। अगर हम नॉर्मली ऑफलाइन करते हैं तो आप कोई भी छोटे मोटे दुकान खोल के बैठ जाओगे तो उसको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑनलाइन जो है कुछ बेचना चाहते हो, अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो, तो वो उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है। वो ई कॉमर्स ऑपरेटर करके होता है, उस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो बिफोर मेकिंग ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फाइलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इट इज फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट विद द वेंडर। तो हमें अमेजोन पे भी अगर आप लेने जाते हो तो आपको अकाउंट खोलना पड़ता है ना, आई थिंक। यस। हाँ, तो उसके लिए वो यही कह रहा है कि आपको अकाउंट वगैरह खोलना पड़ेगा वहां पे। तो पासवर्ड वगैरह भी होता है उसका, है ना प्रियांश, पता है कुछ, है ना। अदरवाइज एनीवन कैन लॉग इन यूजिंग बाय योर नेम एंड शॉप इन योर नेम। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को दे देते हो उसका पासवर्ड वगैरह जो आपका अकाउंट है, तो आपके अकाउंट जो है वो आपका कनेक्टेड रहता है बैंक अकाउंट से। तो वो आपका फ्रेंड जो है आपका बैंक अकाउंट यूज करके उस पे शॉपिंग कर सकते हैं फिर, अगर आपने पासवर्ड वगैरह दे दिया तो ये रहता है कि आपको वो प्रॉपरली उसका रजिस्टर करना पड़ता है कॉशियसली। मैम हाँ जी। मैम वैसे अभी ये ना जीएसटी के रिलेटेड रूल आया था कि पहले 3 इयर्स के लिए ना स्टार्टअप्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर उनकी इनकम 20 लाख से नीचे आती है। हाँ, वो ना थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जीएसटी की, वो होती है बिजनेस के लिए 40 लैक्स होती है, और अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उसके लिए 20 लैक्स होती है। तो अगर कई बार क्या होता है कि हम उस थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं भी आते, फिर भी हम रजिस्टर कर सकते हैं या कंपल्सरीली हमें करवाया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपने कुछ सेल्स वगैरह अपनी छुपाई है, या आप जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट काम भी नहीं करती। तो अगर अगर हम वॉलंटरली करना चाहते हैं तो भी हम रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम विलिंगली करते हैं ना रजिस्टर जीएसटी में, तो उसके फायदे भी मिलते हैं हमें, है ना। तो उसका हम आईटीसी वगैरह क्लेम कर सकते हैं। तो ये, हाँ, ये अच्छी बात है, आपको चलो पता है इसके बारे में, गुड। तो आगे वो क्या कह रहे हैं, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स फॉर ई बिजनेस फ्रॉम सेलर्स एंगल। ठीक है। सेलर के एंगल से क्या कह रहा है वो, प्लेसिंग एन ऑर्डर,
यू कैन पिक एंड ड्रॉप एनी आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट। तो वो देखा है आपने, वो अमेजोन पे जब भी आप ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हो तो अभी आपको नहीं भी खरीदना अगर, तो आप अपने कार्ट में डाल के रख लेते हो। ये जब जोत है नॉलेज इसके बारे में। यस। हाँ, वो कार्ट में डालते हो प्रियांश, कभी देखा है? Yes, ma'am. हाँ, कार्ट में डाल के रख लेते हो। शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर। कि अगर आपको कुछ भी, अब आप स्क्रॉल कर रहे हो है ना, आप सपोज कोई कपड़े या शूज वगैरह देख रहे हो है ना, स्क्रॉल कर रहे हो कुछ, या खाने पीने की आइटम देख रहे हो आप, तो आप अगर नहीं भी खरीद रहे अभी, तो आप ब्राउज करते वक्त जो आप देखते हो ऑनलाइन स्टोर पे, तो वो आपके कार्ट में अगर आप डालना चाहते हो तो वो डल जाता है। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड टू व्हाट यू वांट टू बाय, यू कैन चेक आउट एंड चूज योर पेमेंट ऑप्शन। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मैंने 10 चीजें सिलेक्ट की हैं, कार्ट में डाली हैं, तो 2 मेरे को खरीदनी है, तो आप उसको अपना पेमेंट ऑप्शन जो है, पेमेंट ऑनलाइन करके या कैश ऑन डिलीवरी वगैरह, जो भी ऑप्शन आप चूज करते हो अकॉर्डिंगली आप उसमें से फिर वो प्रोसेस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, तो पेमेंट ऑप्शन वो कौन कौन सी देता है? कभी वो मंगवाते होगे ना आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से, कौन कौन सी पेमेंट ऑप्शंस आपको मिलती हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हाँ, सारे वेरी, बैंकों की। हाँ वेरी गुड, नेट बैंकिंग है ना, और कैश ऑन डिलीवरी सीओडी भी मिलता है आपको, है ना। पर कई कई जगह जो है सीओडी आपको नहीं मिलता, बट मोस्टली मिल ही जाता है ना। कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन मिलती है। वो क्या होता है कि जब चीज हमारे घर पे आए तभी हम उस बंदे को कैश दे दें, है ना, वो होता है सीओडी। चेक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश, पेटीएम वगैरह, ये सब ऑप्शन जो है सेलर आपको देता है। नेक्स्ट है हमारा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन, तो ये थोड़ा वो कहता है रिस्की भी रहता है ऑनलाइन जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, denial on the part of seller that customer ever placed the order, and on the part of customer that he ever placed the order. Default on delivery, not delivered at the wrong address, ये चीजें आपको फेस करने को मिलती हैं कि कई बार आपकी चीज कहीं और चली जाती है ना, कुछ एड्रेस में वो गलती रह गई, या कुछ दिक्कत हुई कि डिलीवरी बॉय जो है वो उसको लैक ऑफ नॉलेज था, तो चीज जो है वो गलत जगह पे उन्होंने डिलीवर कर दिया, या डिलीवरी नहीं हुई और आपको दिखा रहा है कि आपके घर में पहुंच गई है। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स भी आपको देखने को मिल सकता है वहां पे। क्लेम्स दैट इधर पेमेंट नॉट रिसीव्ड बाय द सेलर और कस्टमर क्लेम्स द पेमेंट वाज मेड, कि कस्टमर कहता है कि मैंने वो पेमेंट कर दी, सेलर कहता है मुझे तो मिली नहीं, हो सकता है वो गलत अकाउंट में चली गई, है ना। तो ऐसे वो कहता है कि आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो ई ट्रांजेक्शन में रहती है, बिजनेस रिस्क जो है रहते हैं। ठीक है, ये जब जोत क्लियर है। यस। तो डेटा जो है हमारा वो चोरी हो सकता है, हमारा अकाउंट हैक हो सकता है, तो ये साइबर सिक्योरिटी से चीजें भी जुड़ी रहती हैं, तो ये भी आप इनका ध्यान रख के चलोगे। नेक्स्ट है हमारा, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन, के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो कहता है। एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए, है ना, कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह चाहिए जहाँ सारे वो रिसीव करेंगे सेलर्स, हम जो है अपने ट्रांजेक्शन करेंगे। और क्या क्या चाहिए उनको? क्वालिफाइड जो है स्टाफ भी चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए जो ये सारे ऑर्डर्स ले पाए, उनको हैंडल कर पाए कि किसका डिलीवर हो गया, किसका होना है, किसकी पेमेंट कितनी आई है। तो ये टेक्निकल आपको जो वर्क फोर्स है वो भी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप्स भी चाहिए। सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स की कहाँ उनकी पेमेंट्स आएंगी, कौन से बैंक अकाउंट्स में आएंगी, वो आपको सिस्टम सारा उससे कनेक्ट करके रखना है। वेल डिजाइंड वेबसाइट्स चाहिए जहाँ पे आप अपनी चीजें बेच पाओ, है ना।
इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिए आपको, कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो सामने से कोई आपकी कंप्लेंट लेने वाला हो, कस्टमर सर्विस जिसको आप बोलते हो वो देने वाला हो। तो ये सारी चीजों का हमें देखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये जैसे कंप्यूटर लगाए हुए हैं है ना, सेलर और बायर जो आपको हैंडशेक करते दिख रहे हैं, तो ये एक वर्चुअल पिक्चर है, मतलब ऐसे ऑनलाइन बायर और सेलर मिलते हैं, ठीक है, और ट्रांजैक्शन करते हैं। ये प्रियांश, समझ आया? Yes, ma'am. आगे है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपनी जब अपना कुछ काम बाहर से हायर करके लोगों को करवाती है। तो इसका एक बार देख लो, बिजनेस एक्टिविटीज आर फास्ट चेंजिंग इन दिस डायनामिक वर्ल्ड। Since the last decade, a new concept has evolved in the service sector called business process outsourcing. तो ये मेनली हमें सर्विसेज में ही मिलता है ना, कि सर्विसेज हम बाहर से ले सकते हैं। सपोज यूके में, यूएस में जो है, उनको जो सर्विसेज हैं, कॉल पे ही आपने कुछ कस्टमर से डीलिंग करना है तो वो वहां पे उनको कॉस्टली मिलती है, बंदे जो है, लेबर फोर्स जो है वो कॉस्टली मिलती है, तो वो इंडिया में उसको आउटसोर्स कर देते हैं, कि कॉल सेंटर खोल दिए भाई, ये हमारे क्लाइंट्स हैं तो इनको कॉल पे आपको जो है बात करनी है, और इनका जो है ग्रीवियंस, जो कंप्लेंट्स है वो रिजॉल्व करनी है, कैसे करनी है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो बीपीओ इसको बोला जाता है मेनली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि बिजनेस का जो प्रोसेस है उसको आउटसोर्स किया जाता है। बीपीओ इज अ सिस्टम ऑफ गेटिंग अ बिजनेस टास्क accomplished through an outside agency। तो बिजनेस का जो टास्क है वो accomplish करना है, बट कैसे? बाय एन आउटसाइड एजेंसी, जो बिजनेस के बाहर है, किसी और से काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फैक्ट्री मे बी इंटरेस्टेड टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। सपोज मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, और मेरे को खूब सारा मेरा रॉ मटेरियल रोज आता है, मेरे पास इतने वो ट्रक्स वगैरह, इतनी डिलीवरी वैन्स वगैरह नहीं है, तो मैं क्या करूंगी,